वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 193 है। सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। कुछ प्रश्न इसमें होंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड के और कुछ प्रश्न होंगे इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट के। टोटल 15 प्रश्न है इसमें। 10 प्रश्न प्री हिस्टोरिक पीरियड के होंगे और 5 प्रश्न होंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र की प्राचीनतम घटना निम्नलिखित में से किस पाठ से मिलती है? मनुस्मृति, ऋग्वेद, भगवद गीता या अथर्ववेद? देखिए इसका आंसर है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी। तो गायत्री मंत्र को पहली बार ऋग्वेद में दर्ज किया गया था और लगभग 2500 से 3500 वर्ष पहले संस्कृत में लिखा गया था। गायत्री मंत्र में 24 भाग होते हैं जो 8 भाग के त्रिक के भीतर व्यवस्था होते हैं। ठीक है। और गायत्री मंत्र का जाप करने से न केवल जप करने वाला बल्कि सुनने वाला भी शुद्ध हो जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से आता है। इस मंडल में मुख्य रूप से अग्नि और इंद्र के 62 भजन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, नहीं है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा कोई इसमें। अगर नहीं होगा, तीनों के तीनों सही होंगे तो आंसर डी होगा। हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी। रावी नदी जो है वो सिंधु की बाईं ओर की सहायक नदी है। बाईं ओर की है, दाईं ओर की है? देखिए बाईं ओर की ही है। ये तीनों के तीनों करेक्ट है यहाँ पर। तो आंसर इसका देंगे हम इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे सही हैं तीनों के तीनों। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। सिंधु घाटी हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो रावी नदी के तट पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी। और रावी नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदी है, बाईं ओर की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। बिंबिसार ने किस राजवंश की स्थापना की थी? बिंबिसार ने की थी हर्यक वंश की स्थापना, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो बिंबिसार मगध का शासक था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था और बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक 52 वर्षों तक शासन किया। उसके बेटे उसके बेटे अजातशत्रु ने कैद कर लिया और उसकी हत्या कर दी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपना संदेश पत्थर की सतहों, प्राकृतिक चट्टानों और परिष्कृत स्तंभों पर अंकित किया था? पुष्यमित्र शुंग, बिंदुसार, अशोक या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। इसका आंसर है अशोक, ऑप्शन नंबर सी। किस वंश से? अशोक, मौर्य वंश से। तो अशोक इतिहास में ज्ञात सबसे महान शासकों में से एक था और उसके स्तंभों पर, साथ ही रॉक सतहों पर भी शिलालेख खुदे हुए थे। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। मौर्य साम्राज्य यानी अशोक और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। ठीक है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। कई बार प्रश्न बना एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। तो अंतिम मौर्य शासक जो था वो बृहदत्त था, जिसकी हत्या 185 ईसा पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और पुष्यमित्र शुंग ने उत्तर में एक राज्य स्थापित किया जिसका नाम शुंग वंश था। तो इसकी हत्या करके ही स्थापित किया उसने। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया? 4 बौद्ध संगीति से बड़े प्रश्न बने एग्जाम में। पहली कहाँ पर, दूसरी कहाँ पर, तीसरी कहाँ पर, चौथी कहाँ पर, और किसके शासनकाल में हुई, अध्यक्षता किसने की? तो 3 तरह से प्रश्न बनते हैं। कहाँ हुई, किसके शासनकाल में, अध्यक्षता किसने की? तो चौथी के बारे में पूछ रहा है। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था किसने? कनिष्क ने। बी है इसका आंसर। देखिए कनिष्क ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया
और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन 72 एडी में कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने और अश्व घोष ने इसकी प्रतिनियुक्ति की। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, जैसे कि ऑप्शंस में जो नाम लिखे हैं। बिम्बिसार कौन है? बिम्बिसार मगध का राजा था और हर्यक वंश से था वो। और कनिष्क कनिष्क कुषाण वंश का सम्राट था। अजातशत्रु मगध का राजा था और हर्यक वंश से था। एक और रह गया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जैन धर्म के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इनकरेक्ट है? जैन धर्म के अनुसार 24 तीर्थकरों की परंपरा है। प्रथम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। देखिए, जैन परंपरा में 24 तीर्थकर हुए, इंपॉर्टेंट हैं, पहले इंपॉर्टेंट हैं 24वें। और जब 24 में हैं तो एक आगे आ जाइए, उससे कम 23वां को भी याद रखना है आपको और दूसरा भी याद रखना है। तो पहला, दूसरा और 23वां और 24वां याद रखना है। पहला कौन है, 24वां कौन है, दूसरा कौन है और 23वां कौन है? तो प्रथम है ऋषभदेव, ऋषभदेव या आदिनाथ, ठीक है। और 23 में है पार्श्वनाथ और 24 में है महावीर स्वामी। सबसे ज़्यादा प्रश्न इनसे ही बनते हैं। तो जैन धर्म के अनुसार 24 तीर्थकरों की परंपरा है। प्रथम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। ये 24 जो थे ना, 24 में ही थे महावीर स्वामी, यही गलत है, यही अपना आंसर है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे, ये भी ठीक है। देखिए, जैन ग्रंथों के अनुसार 24 तीर्थकरों की परंपरा है। प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ या ऋषभदेव या आदिनाथ थे। इन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का संस्थापक किसको माना जाता है? जो प्रथम तीर्थकर है। लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो 24वां है, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे, उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन दोनों चीज़ों को अलग अलग कर याद रखिए। और पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के श्रेष्ठ तपस्वियों को तीर्थकर के रूप में जाना जाता है। तो पहले हो गए ऋषभदेव या ऋषभनाथ या आदिनाथ और 24 में हो गए महावीर स्वामी। 23वें हो गए पार्श्वनाथ और दूसरे हो गए अजितनाथ, ठीक है। और 22वां भी अगर याद रखना हो तो नेमिनाथ। तो इम्पोर्टेंट है पहला, दूसरा ऋषभदेव, अजितनाथ, 23वां पार्श्वनाथ और 24वां तो पता ही होना चाहिए महावीर स्वामी और 22वां नेमिनाथ। इनसे ही प्रश्न बनते आए हैं, बीच वालों से नहीं पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किस उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है? बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न ये। सत्यमेव जयते का उल्लेख है या सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो इसका आंसर है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी। तो सत्यमेव जयते शब्द का अर्थ है सत्य अकेले विजयी होता है और मुंडक उपनिषद से लिया गया है ये। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित को उनके दर्शन के अनुसार सही सुमेलित कीजिए। बृहस्पति, गौतम, पतंजलि, कपिल मुनि। अगर ए, बी या डी का नहीं पता हो तो पतंजलि का तो लगा ही दोगे। पतंजलि है योग दर्शन से संबंधित। तो सी का हो गया 4, सी का हो गया 4, ये तो एक से एलिमिनेट हो गया। बृहस्पति है चावार्क दर्शन या चावार्क विचारधारा से संबंधित। गौतम का संबंध है न्याय दर्शन से और कपिल मुनि का संबंध है सांख्य दर्शन से। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 1, सी का हो गया 4, डी का हो गया 2। तो बृहस्पति हो गए चावार्क विचारधारा दर्शन से और गौतम हो गए न्याय दर्शन, पतंजलि हो गए योग से, कपिल मुनि हो गए सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए और यहाँ से जो प्रश्न चलेंगे वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों के विचारों का प्रतिनिधित्व किया। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? लॉर्ड डफरिन का, कार्नवालिस का, कर्जन का, रिपन का। हिस्ट्री में इस तरह से प्रश्न पूछ लेता है कि कोई कथन लिख देगा, किसका कथन है ये, किसका है ये? एक वो कथन है बड़ा, उस पर प्रश्न बने कि कांग्रेस मरने की तरफ लड़खड़ा रही है और मेरी दिली तमन्ना है कि मैं उसको मरते हुए देखूं।
वो तो कर्जन का है, लेकिन ये जो कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में मुट्ठी भर अल्पसंख्यकों के विचारों का प्रतिनिधित्व किया, यह है लॉर्ड डफरिन का। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। लॉर्ड रिपन के बाद 1884 में लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय के रूप में आया। और यह पंक्तियां लॉर्ड डफरिन द्वारा कही गई कौन सी? कांग्रेस जनता के एक अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिनकी संख्या कम है। तो ये वही लाइन है जो ऊपर है, ठीक है। बाकी अन्य व्यक्तियों द्वारा कहे गए कथन, जैसे कि एक कथन यह है, कांग्रेस अपनी मृत्यु की और घड़ियों की सुइयों की गिनती कर रही है। भारत में रहने के दौरान मेरी सबसे बड़ी इच्छाओं में से एक है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये कथन है लॉर्ड कर्जन का, जिसने बंगाल विभाजन किया था 1905 में। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये कथन है बंकिम चंद्र चटर्जी का। अगर हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टरटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। कांग्रेस के द्वारा आयोजित होने वाले वार्षिक सम्मेलन 3 दिन का तमाशा हैं, ये कथन है अश्वनी कुमार दत्त का। कांग्रेस एक याचना संस्था है, यह कथन है बिपिन चंद्र पाल का। तो इनको याद रखिएगा, पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम की कल्पना किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी बोस, अरविंद घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल। अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, स्वदेशी आंदोलन यह 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के साथ शुरू हुआ और 1911 तक जारी रहा। यह पूर्व गांधीवादी आंदोलन का सबसे सफल आंदोलन था। इसके मुख्य वास्तुकार थे अरविंदो घोष। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता सिटी हॉल में एक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया, जहां लिवरपूल से मैनचेस्टर के कपड़े और नमक के उपयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग अपने राजनीतिक अर्थ में किया और हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? महात्मा गांधी, राम मोहन राय, विवेकानंद, तिलक। इसका उत्तर महात्मा गांधी नहीं है। अब बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता ने उन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा। उन्हें लोकमान्य की मानद उपाधि भी मिली, जिसका अर्थ है कि लोगों को उनके नायक के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। इतना पता होना चाहिए तिलक के बारे में। और देखें, उनकी मराठी भाषा में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करूंगा का नारा बहुत प्रसिद्ध हुआ उनका। बाल गंगाधर तिलक के बचपन का नाम केशव गंगाधर तिलक था। वह एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। तिलक लाल बाल पाल की तिकड़ी में से एक थे। ठीक है, लाल बाल पाल को याद रखिएगा। लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल, और ये हैं गरम नेता, गरम दल के नेता, चरमपंथी या उग्रपंथी कह लो इनको। तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले नेता थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, काकोरी कांड या काकोरी षड्यंत्र के अभियुक्तों के बचाव के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी? किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी? बाल गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो गोविंद बल्लभ पंत को कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और काकोरी मामले में शामिल अन्य क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया था। काकोरी ट्रेन षड्यंत्र एक राजनीतिक डकैती थी। यह घटना छोटे शहर काकोरी में हुई थी, जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से केवल 16 किलोमीटर दूर था। डकैती का आयोजन किया था क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने किया। राम प्रसाद बिस्मिल
के नेतृत्व में? अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद आदि क्रांतिकारी इससे जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस नाटक में किसानों की नील विद्रोह की स्थिति को चित्रित किया गया? नीला आकाश, नील दर्पण, नील विद्रोह, नील दरबार। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। किस नाटक में? नील दर्पण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो नील विद्रोह जो है बंगाल में 1859-60 में हुआ और यह किसानों द्वारा ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह था, जिन्होंने किन्होंने ब्रिटिश बागान मालिकों ने उन शर्तों के तहत नील उगाने के लिए मजबूर किया किसानों को, जो किसानों के लिए बहुत प्रतिकूल थे। 1858-59 में लिखे गए दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण ने नील विद्रोह के किसानों की स्थिति को सटीक रूप से चित्रित किया। कई बार प्रश्न बना इस पर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने पहली बार निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड बेबल, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रीडिंग। इस प्रश्न को और आसानी से पूछा भी जा सकता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? एक पूछने का तरीका यह है, थोड़ा टफ करके। उत्तर वही रहेगा, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे जिन्होंने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की। स्थानीय सरकार जो है वो गांव और जिला स्तर पर सरकार है। भारत के परिदृश्य में देखें आज़ादी के बाद, तो वर्ष 1992 में भारत के संविधान में 74वां संशोधन हुआ, जिसने नगर पालिका या स्थानीय सरकारों को संवैधानिक वैधता प्रदान की। और इस चीज़ की शुरुआत लॉर्ड रिपन कर रहा है ब्रिटिश भारत में। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।